बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी काशिफ अशरफ। आज के वीडियो लेक्चर में हम ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पास पेपर में से ईयर 2014 प्राइवेट के क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करेंगे। ठीक है जी, यानी फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी पास पेपर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ईयर 2014 जो कि हमारे पास पेपर में सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ईयर 2014 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, और इसकी रिक्वायर्ड में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है जी, ईयर 2014 प्राइवेट का सवाल निकाल लीजिए और अपने सामने रखिए ताकि जब हम लेक्चर को सुन रहे हो देख रहे हो तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बात समझ में आ सके। ईयर 2014 प्राइवेट का क्वेश्चन है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 8 है, सेक्शन सी में मौजूद है। सवाल में क्या कह रहे हैं आपके पास, द फॉलोइंग बैलेंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेजर ऑफ रज़ा एंड कंपनी ऑन दिसंबर 31, 2013। इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट यानी एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और उसके साथ डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सवाल में दो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पहली इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस और दूसरी इन्फॉर्मेशन डेटा फॉर एडजस्टमेंट। ठीक है जी, तो इस सवाल में हम क्या कर रहे हैं जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सवाल में हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट। फर्स्ट रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। हम आज के सवाल में ईयर 2014 प्राइवेट के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं कि किस तरह से बनता है इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, क्या फॉर्मेट होता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को बनाने का। बेटा हम सब जानते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास दो अकाउंट आते हैं, नंबर 1 रेवेन्यूज़ और नंबर 2 एक्सपेंसेस आते हैं। यानी इनकम स्टेटमेंट में हम दो हेड ऑफ द अकाउंट को कवर करते हैं, नंबर 1 रेवेन्यूज़ को और नंबर 2 एक्सपेंसेस को। अब इनकम स्टेटमेंट का बनाने का फॉर्मेट क्या होता है जनाब, हम सब जानते हैं। सबसे पहले जिस कंपनी के लिए काम किया जाएगा उस कंपनी का नाम लिखा जाता है। क्या बनाने जा रहे हैं जी, सेकंड लाइन में हम लिखते हैं जी इनकम स्टेटमेंट। थर्ड लाइन में जिस पीरियड के लिए जिस ईयर के लिए काम करते हैं उसे मेंशन करते हैं, फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2013। सबसे पहले क्या करते हैं, जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपने इनकम स्टेटमेंट में सेल्स रेवेन्यू को लेते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त हम सेल्स रेवेन्यू को लेते हैं और सेल्स रेवेन्यू हमारे पास सवाल में कितने का दिया हुआ है, 2,20,000। फिर देख लेते हैं हम अगर सेल के साथ अगर कोई सेल्स रिटर्न या डिस्काउंट गिवन हो तो हम अपनी सेल में से पहले सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट को माइनस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स दी हुई है जनाब कितने की, 2,20,000 की क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड पे सेल्स रिटर्न लिखा हुआ कितना, 25,000। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू लेंगे फर्स्ट कॉलम में और सेल्स रेवेन्यू है 2,20,000 का। सेल रेवेन्यू में से हम लेस कर लेंगे, किस चीज़ को लेस कर लेंगे जनाब, हम लेस कर लेंगे सेल्स रिटर्न को। और सेल्स रिटर्न हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो कितना दिया हुआ जनाब, 25,000। सेल में से सेल्स रिटर्न को जब हम माइनस करते हैं कौन सी सेल आ जाएगी जनाब हमारे पास, नेट सेल्स। और नेट सेल्स आ जाएगी 1,95,000। यानी 220 में से 25,000 को जब हम लेस करेंगे तो 1,95,000 नेट सेल। नेट सेल के बाद हम क्या करते हैं, सेल में से लेस कर देते हैं, किस चीज़ को लेस करते हैं, यानी सेल में से हम लेस करेंगे किस चीज़ को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। अगर जनाब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो आप डायरेक्टली लेस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अदरवाइज हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना पड़ता है। अब देखिए हमारे सवाल में क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, तो हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है। इट मीन्स दैट पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम सबसे पहले मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, नंबर 1 ओपनिंग और नंबर 2 एंडिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादातर हमें ट्रायल बैलेंस में मिलता है और एंडिंग इन्वेंट्री ज़्यादातर हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। तो हम देखते हैं मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में कितनी दी हुई है, 80,000। तो सबसे पहले हम मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री ले लेंगे, फिर ऐड करते हैं जनाब इस मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस को ऐड करते हैं और परचेजेस को ऐड करते वक्त हम क्या करते हैं, अगर परचेज के साथ परचेज रिटर्न और डिस्काउंट हो तो पहले रिटर्न और डिस्काउंट को माइनस कर लेते हैं और अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन हो तो अपने परचेज में प्लस कर लेते हैं। उसके बाद हम परचेज को प्लस करते हैं मर्चेंडाइज ओपनिंग में।
ठीक है। तो देखते हैं सवाल में परचेज गिवन है, तो हमारे पास जो परचेज गिवन है वो 1,90,000 का। उसके बाद देख लीजिएगा सवाल में कोई परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट हो तो पहले परचेज में से रिटर्न और डिस्काउंट को क्या कर ले माइनस, और ट्रांसपोर्टेशन हो तो प्लस कर लीजिए। तो इस सवाल में हमारे पास सिर्फ परचेज दिया हुआ है, और परचेज दिया हुआ कितने का 1,90,000 का। अगर रिटर्न या डिस्काउंट होता तो पहले मैं परचेज में से रिटर्न और डिस्काउंट को लेस करता, फिर उसके बाद मर्चेंडाइज ओपनिंग में प्लस करने के लिए लिखता। ठीक है जी। तो अब हमारे पास मर्चेंडाइज की ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 है और परचेजेज हमारे पास 1,90,000। हम सब जानते हैं मर्चेंडाइज ओपनिंग में जब हम मर्चेंडाइज ओपनिंग में परचेजेस को प्लस कर लें तो क्या आता है, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स, कि कितना सामान हमारे पास बेचने के लिए मौजूद है। तो 80,000 का पहले से मौजूद है, जैसे हम मर्चेंडाइज बिगनिंग कहते हैं। 1,90,000 और परचेज कर लिया तो जनाब कितना आंसर आ जाएगा, 2,70,000। मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल इज द सम ऑफ टू थिंग्स, मर्चेंडाइज ओपनिंग प्लस परचेजेस। अब क्या करते हैं, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से हम लेस कर देते हैं किस चीज़ को जनाब, मर्चेंडाइज की कौन सी इन्वेंट्री को, एंडिंग इन्वेंट्री को। और मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री ज़्यादातर हमें मिलती है कहाँ पर, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। और इत्तेफाक की बात है मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री भी डेटा फॉर एडजस्टमेंट में 80,000 ही है, यानी ओपनिंग भी 80,000 और हमारे पास एंडिंग भी 80,000। मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से मर्चेंडाइज एंडिंग को लेस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा जनाब हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना लिखेंगे, 2,70,000 माइनस 80,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोबारा आ जाएगा 1,00,000 कितने का, 90,000। हमने क्या लिखा हुआ है, हम अपनी सेल में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट कर लिया, अब हम सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या कर दें, माइनस, और अकाउंटिंग में जहां माइनस किया जाता है वहां पर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1,95,000 में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,90,000 को माइनस करेंगे तो कौन सा प्रॉफिट आता है जी, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया जाए तो कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का ग्रॉस प्रॉफिट जी, 1,95,000 की सेल्स है और 1,90,000 की कॉस्ट है, तो इसका मतलब है सेल ज़्यादा और कॉस्ट कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और कितने का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा जनाब हमारे पास, 5,000 का। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर लेते हैं बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब देखिए बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम कहाँ से देखते हुए आते हैं, ट्रायल बैलेंस से। अब डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं और ट्रायल बैलेंस में भी। तो हमारी सीक्वेंस क्या है, हम आसान तरीक़ेकार जो मुझे लगता है वो क्या, कि आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रायल बैलेंस से देखते हुए आइए, फिर उसके बाद डेटा फॉर एडजस्टमेंट के एक्सपेंसेस लीजिए। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट सॉरी ट्रायल बैलेंस में पहला अकाउंट लिखा हुआ है कैश, बैलेंस शीट आइटम होता है, रिसीवेबल बैलेंस शीट आइटम है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है अभी जनाब, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट परचेज, सैलरीज एक्सपेंस। तो पहला एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपेंस, कितने का, 30,000 का। तो मैं पहला एक्सपेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ जी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, कौन सा एक्सपेंस जनाब, सैलरीज एक्सपेंस। अब हम देखेंगे सैलरीज एक्सपेंस के साथ, यानी जो ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एक्सपेंस दिया हुआ, इससे रिलेटेड डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कोई एक्रूड सैलरीज या प्रीपेड सैलरीज तो नहीं है। अगर एक्रूड सैलरीज दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, अपने एक्सपेंस में, यानी जो ट्रायल बैलेंस का एक्सपेंस है उसमें हम एक्रूड एक्सपेंस को प्लस करते हैं, यानी एक्रूड सैलरी होगा तो हम अपने सैलरीज एक्सपेंस में प्लस करते हैं। और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में प्रीपेड सैलरीज होता तो हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेंस में से माइनस करते हैं। देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। तो सैलरीज एक्सपेंस है हमारे पास कितने का जनाब, 30,000 का ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्डेड है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बताया जा रहा है कि आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज, एक्रूड सैलरीज, सैलरीज पेएबल, ठीक है, ये सब कौन से एक्सपेंस कहलाते हैं, एक्रूड एक्सपेंस, या सैलरीज पेएबल भी लिखा हो तो ये सब आपके पास कौन से एक्सपेंस कहलाएंगे, एक्रूड एक्सपेंस। तो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है सैलरीज एक्सपेंस 30,000 का, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्रूड सैलरीज या आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिखा है, यानी मजीद और अदा करना हमने। कितना अदा करना है जनाब, हमने मजीद अदा करना है एक्रूड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,000। तो 30 में 4,000 को हम क्या कर दें, प्लस, तो आंसर कितना आ जाएगा, 34,000। और प्रीपेड होता तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं हम यहाँ पर। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कोई और एक्सपेंस अकाउंट मौजूद नहीं है। अब हम आ जाते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट में।
पहले जो लिखा हुआ पॉइंट वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो चुका है। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड का मतलब एक्सपेंस है जनाब, तो हम सेकंड अकाउंट ले रहे हैं, कौन सा, इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब इंश्योरेंस एक्सपेंस देखिएगा कि ट्रायल बैलेंस में कोई प्रीपेड इंश्योरेंस या इंश्योरेंस एक्सपेंस तो नहीं लिखा हुआ, तो हम देखते हैं हमारे पास ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है 26,000 का, यानी प्रीपेड की नेचर एसिड है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुके हैं, कितने का एक्सपेंस हो चुका है, 4,000 का, यानी आपके पास जो एसेट दिया हुआ है इंश्योरेंस वो 26,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है। 26 में से जनाब हमारे 4,000 का एक्सपेंस हो गया, तो हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं, यानी हम इनकम स्टेटमेंट में इंश्योरेंस एक्सपेंस लेंगे कितने का, 4,000 का। 26 का एसेट है, प्रीपेड 26 का, 4,000 एक्सपायर हो गया तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट में आ गया। अब कितना बच गया, 22,000, तो प्रीपेड 22,000 से हम ये रिकॉर्ड करेंगे बाद में बैलेंस शीट में। याद रखना इस पॉइंट को हमने। नेक्स्ट एक्सपेंस जनाब हमारे पास लिखा हुआ बैड डेप्ट एक्सपेंस, और बैड डेप्ट एक्सपेंस जो हमारे पास लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, कह रहे बैड डेप्ट एस्टिमेटेड कितना है जी, बैड डेप्ट एक्सपेंस 600 का। अब बैड डेप्ट एक्सपेंस 600 का है जनाब। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज रिकॉर्ड कर चुके हम पहले। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास आपके पास लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, तो नेक्स्ट एक्सपेंस हमारा है डेप्रिसिएशन। तो नेक्स्ट एक्सपेंस हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जनाब दिया हुआ कितने का, 3,000 का। उसके बाद लिखा हुआ है कमीशन रेंट अर्न, यानी इनकम है। अभी हम किसको रिकॉर्ड करें, सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंसेस को, ठीक है जी। तो इनकम को हम अदर सोर्स ऑफ इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, तो इसके अलावा कोई और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मौजूद नहीं है। हम इन तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम कर लेंगे जनाब। कितना रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सम, 34 और 4 कितना होगा, 38 और 3 कितना होगा, 41,000, 41,000 और 600, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस जनाब हमारे पास आ जाएंगे कितने के, 41,600। अब हमने करना है क्या है, हम क्या करते हैं, अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करते हैं। या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो देख लीजिएगा ग्रॉस प्रॉफिट अगर ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो भाई इनकम या प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है, आपके पास लॉस होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट है कितने का, 5,000 का जनाब, और हमारे पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 41,000। इसका मतलब है एक्सपेंसेस ज़्यादा है और ग्रॉस प्रॉफिट कम है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस। तो जनाब हमें लॉस होगा, और इस लॉस को मैं कौन सा लॉस लिख रहा हूँ जी, ऑपरेटिंग लॉस। ऑपरेटिंग लॉस कितने का होगा जी, हमारे पास 36,600 का। अब हमने क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब हम माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद हमारे पास जो लॉस आएगा, इसको हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ऑपरेटिंग लॉस। अब हम सवाल में देख लेंगे कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तो यस अदर सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास रेंट दिया हुआ है, रेंट इनकम, तभी मैंने यहाँ पर इस लॉस को नेट लॉस नहीं लिखा बल्कि कौन सा लॉस लिखा, ऑपरेटिंग लॉस। तो अब हम क्या करेंगे, देख लेंगे कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम हो तो ऑपरेटिंग लॉस के बाद हम हेडिंग डालते हैं ऐड अदर सोर्स ऑफ इनकम जनाब, और अदर सोर्स ऑफ इनकम में हमारे पास रेंट इनकम दिया। मतलब सवाल में देखते हैं उसको एडजस्ट कैसे करेंगे। ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है अनएड रेंट, अनएड की नीचे लायबिलिटी होती है जनाब 32,000। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 8,000 रेंट अर्न, यानी हमने क्या किया, कितना अर्न कर लिया, 24,000 का अनएड रेंट है हमारा, 32,000 का अनएड रेंट दिया हुआ है। कहाँ पर जनाब, ट्रायल बैलेंस में। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में रेंट अर्न लिखा हुआ है 8,000, यानी हमने कितना रेंट अर्न कर लिया, 8,000। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ, अनएड की नेचर लायबिलिटी है जनाब। अनएड हमारे पास 32,000 का है, 32,000 में से हमने कितना अर्न कर लिया, 8,000। भाई 32 में से आपने 8,000 अर्न कर लिया तो इनकम जो है वो इनकम स्टेटमेंट में आएगी, और बाकी जो लायबिलिटी बचेगी, यानी 32 में से 8 को माइनस कर दें, बाकी जो लायबिलिटी बचेगी वो कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, बैलेंस शीट में। तो हम क्या लिखेंगे, अदर सोर्स ऑफ इनकम में कौन सी इनकम है हमारे पास, रेंट इनकम, और रेंट इनकम हमारे पास जनाब कितनी दी हुई है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में 8,000।
अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अदर सोर्स ऑफ इनकम को, लेकिन हमारे पास कारोबार के लॉस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो भाई नेट इनकम आएगी या नेट लॉस आएगा। अगर लॉस की वैल्यू ज़्यादा है तो नेट लॉस आएगा, और इनकम की वैल्यू ज़्यादा है तो नेट इनकम आएगी। तो अब क्या करेंगे, 36,600 में से 8,000 को क्या कर दे, माइनस, तो हमारे पास आंसर आएगा 28,600। ठीक है जी। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो नेट लॉस आ रहा है 28,600। होपफुली आपको इनकम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब हम बनाते हैं किस चीज़ को जी, अपनी बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट बनाते हैं जनाब। तो बैलेंस शीट बनाने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। हमने अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर दिया इनकम स्टेटमेंट में। अब हम अपने कारोबार के एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को और कैपिटल को या ऑनर्स इक्विटी को रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पर बेटा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले जिस कंपनी के लिए काम करे उस कंपनी का नाम लिखा जाता है। सेकंड में हमने मेंशन करना जी क्या बनाने जा रहे हैं, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट को लिखा जाता है। फिर हम क्या लिखते हैं, एज ऑन December 31, 2013। बैलेंस शीट की 2 साइड्स हैं जनाब हमारे पास। बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आते हैं, हमारे कारोबार के एसेट्स, और एक कॉलम किसका बनेगा, इसके साथ अमाउंट का। बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड पर इक्विटीज़ आती हैं, और इक्विटीज़ में लायबिलिटी और उसके साथ ऑनर्स इक्विटी आता है। वी नो दैट वेरी वेल देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, नंबर 1 इज करंट एसेट, नंबर 2 नॉन करंट एसेट। तो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स तो आते हैं कारोबार में। जो पहले हम एसेट लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट में, वो कौन से एसेट लिखेंगे जनाब, हम करंट एसेट्स लिखते हैं। अब करंट एसेट्स में नंबर 1, हम बार बार इस बात को मैं रिपीट करता हूँ ताकि आप सबको पक्का हो जाए, कैश, रिसीवेबल, ठीक है जनाब, मर्चेंडाइज, प्रीपेड, ऑफिस सप्लाइज, एक्रूड इनकम, ये सब कौन से एसेट्स कहलाते हैं हमारे पास, करंट एसेट, यानी कैश, बैंक भी इसके साथ होता है। तो ये सब हमारे कौन से एसेट कहलाते हैं, करंट एसेट। तो देखते हैं इन करंट एसेट में से कौन से एसेट है जो हमें सवाल में दिया हुआ। नंबर 1 हम देखते हैं कैश मौजूद है, यस, तो हमारे पास कारोबार का कैश मौजूद है। कारोबार का कैश कितने का दिया हुआ जनाब, 60,000 का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैश। नंबर 2 करंट अकाउंट में हम देखते हैं बैंक, अगर मौजूद होता तो बैंक को लिखते हैं। तीसरा हेड ऑफ द अकाउंट जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं हम अकाउंट रिसीवेबल। अब देखिए सवाल में जनाब आपके पास अकाउंट रिसीवेबल मौजूद है, यस, तो डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में अकाउंट रिसीवेबल कितने का है जनाब, 40,000। अब रिसीवेबल में से अगर बेटा सवाल में अलाउंस और बैड डेट भी दिए हुए हो तो हम क्या करते हैं, अपने रिसीवेबल में से अलाउंस और बैड डेट को क्या कर लेंगे, माइनस। अगर अलाउंस और बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ, यानी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है, तो दोनों वैल्यू को प्लस करके रिसीवेबल में से माइनस करते हैं। अगर सिर्फ डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दिया हो तो हम सिर्फ डेटा फॉर एडजस्टमेंट की अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो हम लेस करेंगे रिसीवेबल में से अलाउंस फॉर बैड डेट्स को, और अलाउंस फॉर बैड डेट देखते हैं ट्रायल बैलेंस में मौजूद है हमारे पास, तो ट्रायल बैलेंस में अलाउंस मौजूद नहीं है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अलाउंस और बैड डेट दिए हुए ओनली कितने के जनाब, 600 के। तो हम क्या करें, रिसीवेबल में से अलाउंस और बैड डेट को माइनस कर, तो 40,000 में से जब हम 6,000 को लेस करते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास 39,600। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं कोई बिल रिसीवेबल है हमारे पास, कोई नोट रिसीवेबल है हमारे पास। अगर सवाल में कोई बिल रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल हो तो उसे रखिएगा। अब उसके बाद देखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और बैलेंस शीट में हम मर्चेंडाइज की जनाब कौन सी इन्वेंट्री लेते हैं, मर्चेंडाइज की एंडिंग इन्वेंट्री को लेते हैं। तो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, ओपनिंग और एंडिंग। ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ होता है और एंडिंग डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। तो देखिए डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एंडिंग इन्वेंट्री 80,000 है, आप एंडिंग इन्वेंट्री लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं कोई प्रीपेड एक्सपेंस तो नहीं है हमारे पास, तो सवाल में देखिएगा प्रीपेड मौजूद है क्या, तो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है, तो हम प्रीपेड इंश्योरेंस को लिख लें जनाब, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब देखिएगा प्रीपेड इंश्योरेंस से रिलेटेड डेटा फॉर एडजस्टमेंट में कोई प्रीपेड इंश्योरेंस या इंश्योरेंस एक्सपायर्ड तो नहीं लिखा हुआ, तो ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस है 26,000 का एसेट। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में बता रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 4,000, और हमने इसे इनकम स्टेटमेंट में भी लिखा था 4,000 का एक्सपेंस हो चुका, यानी हमारे पास 26,000 के प्रीपेड इंश्योरेंस में से 4,000 एक्सपायर्ड हो चुका है, खर्च हो चुका है। तो जनाब अब कितना बचेगा, 26,000 के प्रीपेड में से
4000 एक्सपायर हो गया, तो अब हमारे पास एसेट कितने का बचेगा? तो अब एसेट हम जो प्रीपेड इंश्योरेंस लिखेंगे वो कितना 22,000। प्रीपेड के बाद देखा जाता है कोई ऑफिस सप्लाईज मौजूद है, तो सवाल में देख लीजिए ऑफिस सप्लाईज है हमारे पास, तो सवाल में कोई ऑफिस सप्लाईज मौजूद नहीं है। ठीक है जी, तो ये सब हमारे कौन से एसेट कहलाएंगे? करंट एसेट्स। अब हम रिकॉर्ड करेंगे कौन से एसेट्स को जनाब? नॉन करंट एसेट्स को। अब नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, ये सब कौन से एसेट्स कहलाते हैं जनाब? नॉन करंट एसेट। अगर सवाल में नॉन करंट एसेट दिए हुए तो हम एडिंग डालेंगे नॉन करंट एसेट की, उनको लिखेंगे, और जो दिए हुए हों, अब देख लेते हैं लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल में से कौन सा एसेट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो मेंशन किया हुआ है वो ऑफिस इक्विपमेंट लिखा हुआ है 50,000 का। तो हम सबसे पहले ऑफिस इक्विपमेंट को लिखेंगे, और ऑफिस इक्विपमेंट क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो कितने का जनाब? 50,000 का। अब देख लीजिएगा ऑफिस इक्विपमेंट के साथ कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, तो ऑफिस इक्विपमेंट कितने का जी? ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास 50,000 का। अब ऑफिस इक्विपमेंट के साथ देख लीजिएगा क्या कोई हमारे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मौजूद है, तो हम अपने एसेट में से लेस कर देते हैं किस चीज़ को? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। देख लीजिएगा क्या ट्रायल बैलेंस में अलाउंसेस मौजूद है हमारे पास, तो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ 22,000 का, यानी 22,000 का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले से रिकॉर्डेड। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में मजीद डेप्रिसिएशन तो नहीं है, यस, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में 3,000 का और मजीद डेप्रिसिएशन है, तो हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस का अमाउंट और डेटा फॉर एडजस्टमेंट का अमाउंट दोनों को प्लस करते हैं, यानी 22,000 ट्रायल बैलेंस का और डेटा फॉर एडजस्टमेंट का जनाब हमारे पास कितना दिया हुआ है? डेटा फॉर एडजस्टमेंट में 3,000 का, तो 22 और 3 कितना हो जाएगा? 25। दोनों वैल्यू को प्लस करके हम अपने एसेट के अमाउंट में से माइनस करते हैं, तो हमारे पास इक्विपमेंट का अमाउंट कितना आएगा? 50,000 में से 25 को लेस कर दे तो आंसर कितना आएगा? 25,000। ठीक है जनाब। इसके अलावा कोई और करंट एसेट मौजूद, नॉन करंट एसेट मौजूद नहीं है, तो हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड मुकम्मल हो गई। अब आ जाए हम कौन से साइड पे? इक्विटीज साइड पे। और इक्विटीज साइड पे दो चीज़ें आती हैं, नंबर 1 लायबिलिटीज़ आती हैं और नंबर 2 हमारे पास ऑनर्स इक्विटी आई। लायबिलिटीज़ में देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। नंबर 1 करंट लायबिलिटी लाइक अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, बिल्स पेबल, कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी एक्रूड एक्सपेंस जिसे हम कहते हैं, कोई अनअर्न्ड इनकम्स या कोई भी हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब कौन सी लायबिलिटीज़ कहलाती है? करंट लायबिलिटी। बेटा इनमें तो जो भी मौजूद हो वो आप अपनी बैलेंस शीट में लिख दीजिएगा। तो नंबर 1 हमारे पास करंट लायबिलिटी कहलाती है अकाउंट्स पेबल। तो क्वेश्चन में हमें अकाउंट्स पेबल दिया हुआ जनाब, अकाउंट्स पेबल का जो अमाउंट है क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ है? 38,000। फिर हमने क्या करना है? देखना अकाउंट्स पेबल के बाद कोई नोट्स पेबल का अमाउंट है हमारे पास, यस, तो नोट्स पेबल भी 32,000 है हमारे पास। नोट्स पेबल 30 जनाब कितना दिया हुआ? 32,000 का। फिर नोट्स पेबल के बाद जनाब हम देखते हैं कोई हमारे पास अनअर्न्ड इनकम्स हैं, तो देख लीजिएगा सवाल में कोई अनअर्न्ड इनकम्स हैं, तो यस हमारे पास क्या लिखा हुआ था जी? अनअर्न्ड रेंट। तो हम क्या लिखेंगे? अनअर्न्ड रेंट। अब सवाल को जरा तवज्जो सुनिएगा मेरी बात को, जो सवाल में मेन पॉइंट है। अनअर्न्ड रेंट था हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कितने का जनाब? 32,000 का। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देख लीजिए कोई अनअर्न्ड रेंट या रेंट अर्न्ड या रेंट इनकम तो मौजूद नहीं है, तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड रेंट लिखा हुआ है 32,000 और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है रेंट अर्न कितने का जनाब? 8,000 का। यानी 32 का आपके पास अनअर्न्ड रेंट था, जिसमें से रेंट हमने कितना अर्न कर लिया जनाब? 8,000 का। भाई 32,000 में से हमने 8,000 अर्न कर लिया, तो क्या अब भी अनअर्न्ड सेम रहेगा? नहीं, तो अनअर्न्ड 32,000 का था, 8,000 हमने अर्न कर लिया। अब अनअर्न्ड कितने का लिखूँ जनाब? 32,000 में से 8,000 को माइनस करके 24,000। ठीक है जी।
अब हम देख लेंगे कोई हमारे पास अनड रेंट के बाद कोई बैंक ओवरड्राफ्ट तो मौजूद नहीं है, अगर होंगे तो लिख देंगे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी मौजूद नहीं है। अब देखते हैं कोई एक्रूड एक्सपेंस है हमारे पास, तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में हमारे पास लिखा हुआ जनाब कौन सा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। बेटा एक्रूड एक्सपेंस की दो नेचर होती है, ये हमारा एक्सपेंस भी है और साथ में पेएबल भी है। हम एक्सपेंस इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं इनकम स्टेटमेंट में 4000 का सैलरीज एक्सपेंस। अब इसी 4000 को हम बैलेंस शीट में पेएबल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से, सैलरीज पेएबल जनाब कितने का, 4000। इसके बाद देख लीजिएगा जनाब कोई नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है लाइक बैंक लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, मॉर्गेज पेएबल, तो ऐसा सवाल में कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। पहले करंट लायबिलिटीज़ फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज़। अब क्या लिखें जी, अब हम हेडिंग डाल लें किस चीज़ की, ऑनर्स इक्विटी की। अब ऑनर्स इक्विटी में सबसे पहले हम जनाब क्या रखते हैं, कैपिटल एट स्टार्ट को, या कैपिटल को या बिजनेस का जो कैपिटल दिया होगा उससे लिखा जाता है। तो कारोबार में कैपिटल क्रेडिट साइड पे दिया हुआ रज़ा कैपिटल लिखा हुआ है 1,57,000, तो पहले कैपिटल लिख लिया मैंने 1,50,000। इनकम स्टेटमेंट में देख लीजिएगा प्रॉफिट हुआ, लॉस, प्रॉफिट होगा यानी इनकम होगी तो कैपिटल में प्लस हो जाता है, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस। तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ तो लॉस, तो लॉस हम क्या करेंगे, कैपिटल में से लेस कर देंगे किस चीज़ को जनाब, अपने नेट लॉस को, और नेट लॉस हमारे पास कितना है 28,600 का। इसे हम क्या करेंगे, माइनस, हमारे पास आंसर आएगा 1,28,400। अब देख लीजिएगा सवाल में नेट लॉस के साथ अगर ड्राइंग्स होती तो नेट लॉस को तो हमने माइनस किया, उसके बाद हम किसको लेस करते हैं, ड्राइंग को, ठीक है जी। तो अब हमारे पास देख लें सवाल में ड्राइंग्स मौजूद है, तो हमारे पास सवाल में कोई ड्राइंग्स मौजूद नहीं है, तो हम डायरेक्टली 157,000 में से 28,600 को क्या करेंगे, माइनस, तो 1,28,400 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जनाब, दोनों साइड का सम करना है। किस किस साइड का, अपने कारोबार के एसेट्स का और अपने कारोबार की इक्विटीज़ का। तो आपके एसेट्स बराबर आना चाहिए किसके जनाब, इक्विटीज़ के। अगर बराबर नहीं आया तो उसका मतलब है आपने सवाल गलत किया। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का सम कर लें। पहले सम कर लें कौन सी साइड का, टोटल एसेट्स का। टोटल एसेट के इन तमाम वैल्यूज़ का अगर हम सम करते हैं तो आंसर आएगा 2,26,400। और जब हम बेटा इक्विटीज़ का भी सम करें, टोटल इक्विटीज़ का, तो ये भी आना चाहिए कितना, 2,26,400। आप लोग कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, ठीक है जी। आज होपफुली के जो सवाल आज आपके साथ शेयर किया है आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।